कर्नल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो मूल रूप में भी रहा है और वह परिवर्तित रूप भी आपके सामने आया है। यानी हम आज टॉपिक लेते हैं, शब्द रचना को लेते हैं कि शब्दों को कैसे रचित किया जाता है, यानी शब्द कैसे हमारे बने हुए हैं, शब्द कैसे हमारे आए हुए हैं। कायनात है और कायनात में शब्दों का ही मायाजाल है, वो भी भाषाओं में या अन्य किसी भी रूप में। तो हम शब्द रचना पर बात करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे शब्द रचित हुई, कैसे यह परिवर्तित हुआ, इसको हम पहले देखते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं, वह टॉपिक है शब्द रचना। होता क्या है कि यह चेंजिंग इज लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति परिवर्तन का ही नियम है। इसमें परिवर्तन होता है, समय काल परिस्थितियों के आधार पर जो है ये परिवर्तन होता है। शुरुआत जब होती है तो संस्कृत से होती है, यानी हम संस्कृत में बात करते हैं और संस्कृत से पुनः हम परिवर्तित होते हैं, पाली में परिवर्तित होते हैं। यानी संस्कृत भाषा रही और संस्कृत भाषा से हमारा जो परिवर्तन हुआ वह पाली में परिवर्तन हुआ। पाली से जो परिवर्तन हुआ वह प्राकृत में परिवर्तन हुआ और प्राकृत से जो परिवर्तन हुआ वह अपभ्रंश में परिवर्तन हुआ। अपभ्रंश से जो परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश से जो परिवर्तन हुआ वह अवहट्ट में हुआ और अवहट्ट से जो परिवर्तन हुआ, यानी अवहट्ट से जो परिवर्तन हो रहा है वह हिंदी में हो रहा है। यानी एक क्रमिक रूप से हम क्या चलते हैं, आते हैं, कहाँ से? संस्कृत से आते हैं और संस्कृत से हम कहाँ पर आए? संस्कृत से हम पाली पर आए, पाली से प्राकृत पर, प्राकृत से अपभ्रंश पर, अपभ्रंश से अवहट्ट पर, अवहट्ट से हम हिंदी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि हिंदी में जब हम प्रवेश करते हैं, हिंदी में आते हैं, ये समय काल परिस्थितियों के आधार पर धीरे धीरे भाषाएं जो है वह परिवर्तित होती चली जाती हैं। इसी आधार पर शब्दों की भी रचनाएं होती हैं, शब्द हमारे सामने आते हैं, तो उसी शब्द रचनाओं को हम विभाजित करते हैं। शब्द रचनाओं को हम विभाजित किए हैं और वो जो शब्द रचना विभाजित किए हैं उसको दो रूपों में हमने विभाजित किया है। तो शब्द रचना को हमने क्या किया? दो रूपों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, वो दो रूप कौन कौन से हैं इसी को हम देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये शब्द रचना है और इस शब्द रचना को दो भागों में विभाजित करना है, तो इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहला जो भाग होगा उसे कहेंगे हम स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो पहला हम क्या कहेंगे? स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, अथवा हम कह सकते हैं अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हम कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों को हमने जो विभाजित किया है वह कितने भागों में विभाजित किया है? इसको मुख्यतः हम चार भागों में विभाजित करते हैं। यानी शब्द रचना को हमने स्रोत के आधार पर शब्द में, या उसको हम उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कहेंगे, और इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया? चार भागों में विभाजित किया है।
उपभाग कौन कौन से हैं उसी को हमको जानना होता है। तो ये जो भाग हैं, ये जो 4 भाग हैं, यह कौन कौन से भाग प्रमुख होते हैं और कौन कौन से भाग गौण होते हैं। तो पहला जो विभाजन हुआ संस्कृत का हुआ, संस्कृत का हुआ। दूसरा की है पहला जो विभाजन हुआ संस्कृत न कह करके इसे कहा गया तत्सम कहा गया, तत्सम शब्द कहा गया, तत्सम शब्द। दूसरा जो विभाजन हुआ वह तद्भव शब्द में हुआ, तद्भव शब्द। तीसरा जो विभाजन हुआ तत्सम तद्भव देशज शब्द में हुआ, देशज शब्द। और चौथा जो विभाजन हुआ वह विदेशज शब्द में हुआ, विदेशज शब्द में हुआ। ये 4 तो हमारे प्रमुख विभाजन हो गए। अब यहां से कुछ विभाजन ऐसे होते हैं जो गौण विभाजन होता है, जिसको हम गौण विभाजन के रूप में भी देख सकते हैं। तो गौण विभाजन के रूप में कौन से हुए हैं? एक हुआ है संकर शब्द। कौन सा हुआ है? ये संकर शब्द हुए हैं। और एक हुआ है, एक जो विभाजन हुआ है अर्ध तत्सम शब्द हुआ है, अर्ध तत्सम शब्द हुआ है। तो ये हमारा प्रमुख विभाजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? गौण विभाजन है। ठीक है, गौण विभाजन है। इसको हम देखेंगे क्यों ऐसा कहा गया, इस मुद्दे को अलग से देखा जाएगा। हम 4 के बारे में जानना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो उत्पत्ति है या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का विभाजन हुआ वो कितने रूप में? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। यानी ये विभाजन 4 प्रकार के होते हैं। अगर कभी पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर या पूछा जाए स्रोत के आधार पर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के, आप इसको बता देंगे। अब जो है आप, ये तो पहला विभाजन हुआ, इसका दूसरा विभाजन कौन सा है? यहां पर अगर हम दूसरे विभाजन की बात करें तो यहां अगर हम दूसरा विभाजन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं तो आसानी से आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसको कहते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द को क्या किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ पर देखिए, यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं और ये क्या हो गए? रचना के आधार पर शब्द हो गए। ठीक है, यहाँ रचना के आधार पर शब्दों को हम विभाजित करते हैं तो 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। ये जो विभाजन है ये कौन कौन सा है, इसी को हमको देखना है। तो पहला जो विभाजन होता है यह रूढ़ शब्द होता है। पहला जो विभाजन हुआ यह कौन सा शब्द हुआ? यह रूढ़ शब्द हुआ। ठीक है, रूढ़ शब्द हुआ, रूढ़ शब्द। दूसरा जो विभाजन हुआ यह यौगिक शब्द हुआ, यौगिक शब्द। और तीसरा जो विभाजन हुआ वह योग ऋण शब्द हुआ, योग
ऋण शब्द। ऐसा ये विभाजन हो जाते हैं, ऐसा विभाजन होता है। ठीक है, तो मैं जो है आपको यहाँ पर जो जिक्र किया, दो भागों में मैंने क्या किया, इस शब्द रचना को दो भागों में विभाजित किया। पहला स्रोत के आधार पर, इसको मान सकते हैं स्रोत के आधार पर पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो मैंने विभाजन किया, रचना इसी को बनावट के आधार पर भी शब्द कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम शार्ट में आपको यहीं पर लिख देते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा शब्द रचना, लिखा एक रूप में शब्द रचना लिखा, और शब्द रचना को हमने क्या किया, छोटे में विभाजित कर दिया, यानी दो रूपों में। तो पहले को हमने कहा उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरे को हमने कहा रचना के आधार पर शब्द, यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द, या आप जो भी कह लीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, जो रचना या बनावट के आधार पर, तो इसको हमने मुख्यतः कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया, और गणतः जो है 2 भागों में विभाजित किया। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया। तो ये 4 भागों में जो विभाजित किया है उसको तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जो 2 गौण भागों में हमने विभाजित किया उसमें हमने संकर शब्द को लिया है और अर्ध तत्सम को लिया है। यहाँ जो 3 भागों में रचना या बनावट के आधार पर विभाजित जो किया हूँ, वह किया हूँ ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द किया हूँ। तो यानी शब्द रचना को 2 भागों में, और इस प्रकार से हम बात करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हुए चले जाते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर हम लेते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पहला लेते हैं तत्सम शब्द लेते हैं। कौन सा लेते हैं, तत्सम शब्द लेते हैं। यानी हमारा जो हेडिंग पड़ता है वह पड़ता है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं उसको हम पहले जाने। यह जो है देखिए मूलतः तत् धन सम से बना होता है, तत् धन सम से बना हुआ शब्द होता है। तो तत्व का अर्थ होता है तत् धन सम से बना हुआ ये शब्द है। तत् का क्या अर्थ होता है, तत् मतलब होता है तस्य, तत् तस्य, तस्य मतलब उसके, और सम मतलब होता है समान, यानी उसके समान। यह हम कह सकते हैं विभाजित के विभाजन के आधार पर, यह ऐसा हम कह सकते हैं। उसके समान मतलब किसके समान। अब किसके समान होगा, तो किसके, हमारी उत्पत्ति किससे हो रही है, हमारी उत्पत्ति किससे हो रही है, संस्कृत से हो रही है, यानी संस्कृत के ही समान। यानी हम अगर परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं ऐसा शब्द, क्या हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा शब्द जो संस्कृत में लिखा जाता हो, संस्कृत में पढ़ा जाता हो। ठीक है, ऐसा शब्द जो संस्कृत में लिखा या पढ़ा जाता है, वही शब्द जो है हिंदी में भी लिखा या पढ़ा जाए। वही क्या हो, संस्कृत में लिखा या हिंदी में लिखा या पढ़ा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और भी परिभाषा को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं आपको समझाने के लिए। यानी ये देखिए, मान लीजिए कि संस्कृत का शब्द है, मैंने बताया था कि संस्कृत से हम कहाँ पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम और पतला कर देते हैं तो यहीं पर आ जाएगा। यानी हम संस्कृत से चलते हैं। संस्कृत से हमने क्या बताया था कि पाली में, पाली से हमने क्या बताया था, प्राकृत होते हुए अपभ्रंश होते हुए हिंदी पर हम आए हैं। ठीक है, हिंदी में आए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा कोई शब्द हो कि जो संस्कृत में लिखा जाता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा गया चणक, लिखा गया चणक, तो संस्कृत में चणक है खादंती लिखा जाएगा, चणक खाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब ये चणक जो है यह परिवर्तित नहीं हुआ और हिंदी में ही
यह चणक धीरे धीरे, ये चणक क्या हो गया, यहां पर आते आते यहां पर भी चणक लिखा जाने लगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई शब्द मिलता है जो संस्कृत में भी चणक लिखा संस्कृत में भी वही लिखा जाता है, हिंदी में भी वही लिखा जाता है, तब ये समझिएगा कि वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई शब्द लेते हैं, जैसे हम शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो संस्कृत में लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, परिवर्तित हो, ऐसा ना हो कि परिवर्तित ना हो, लेकिन लिखा अगर नहीं जाएगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम शब्द लिखते हैं, अगर हमने लिखा कर्पूर, लिखा शब्द लिखा, ठीक है, शब्द कर्पूर लिख दिया। चलिए, हमने लिखा उज्ज्वल, लिखा शब्द, क्या लिखा, उज्ज्वल लिखा। हमने सर्प लिखा, हमने वंशी लिखा, ठीक है, वंशी लिखा। इसके अतिरिक्त हमने अट्टालिका लिखा, अट्टालिका लिखा। हमने द्राक्षा लिखा, हमने क्षीर लिखा। कोई भी आप शब्द लिखिए, अगर मैं ऐसा ही यही शब्द हिंदी में लिख देता हूं, परिवर्तित नहीं करता हूं, जो शब्द यहां लिखा गया है ऐसा ही कुछ लिख दिया गया है। मान लीजिए मैं क्षीर खाता हूं, लिख दिया गया, मैं अट्टालिका पर खड़ा हूं, मैं वंशी बजा रहा हूं, मैं सर्प को मारा, वह उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, वह कर्पूर जला रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर एज इट इज हम लिखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। इन सभी को हम क्या कह देंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द को तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। अब जो है परिभाषा पर, अगर अब आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रटना पड़ेगा। अब परिभाषा को मुझे नहीं लग रहा है कि रटना पड़ेगा। सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि संस्कृत का ऐसा शब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। सीधा सीधा परिभाषा है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और इसको हमने किसमें, बिना परिवर्तन के ही हिंदी में लिख दिया, तो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। तो ये रहा हमारा तत्सम शब्द। अब इसके बाद होता है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये भी आसान होते हैं। तद्भव शब्द को देख लिया जाता है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। यहां पर देखिए, तद्भव कह रहे हैं, तद्भव शब्द यानी यह जो है तद्भव शब्द, यह परिवर्तित रूप है किसका, संस्कृत का। यानी कोई अगर शब्द हुआ, आया, जैसे मान लीजिए कि इसी में से किसी हम शब्द को ले लेते हैं। अभी जो मैंने शब्द लिखा है, मान लीजिए हमने लिख दिया सर्प ले लिया या वंशी ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि संस्कृत में हमने वंशी लिया, वंशी लिखा गया संस्कृत में, ठीक है। इसके बाद से हमने कहा कि पाली आया, प्राकृत आया, अभ्रंश अवहट्ट होकर के हिंदी में हम आते हैं। अब ये जो वंशी है, यह वंशी जो है संस्कृत में लिखा गया है और आकर के हिंदी में भी अगर वंशी लिखा गया तो इसे हम कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे। अब यहां पर देखिए, वंशी जो है ये परिवर्तित हुआ पाली और प्राकृत में, मान लीजिए परिवर्तित हुआ।
यहां से परिवर्तित होते हुए हिंदी में लिखा गया। तो हिंदी में क्या लिखा गया? हिंदी में यह परिवर्तित होकर के जो लिखा गया वह यह लिखा गया, वंशी को अब वंशी न लिख करके लिख दिया गया, बांसुरी लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? बांसुरी लिख दिया गया। अब ये बांसुरी क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। यानी कह सकते हैं कि संस्कृत का ऐसा शब्द, परिभाषा देखिएगा, अब यहां परिभाषा कैसे निर्मित होगी कि संस्कृत का ऐसा शब्द जो पाली प्राकृत से होते हुए हिंदी में प्रयुक्त होता है, हिंदी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। परिवर्तित हुआ यानी यह वंशी धीरे धीरे समय काल परिस्थितियों के आधार पर अब क्या आसानी के स्तर पर, सरलता के स्तर पर बांसुरी लिखा जाने लगा। अब ये शब्द जो हो गया ये तद्भव शब्द हो गया। तो परिभाषा क्या बना? संस्कृत का ऐसा शब्द जो परिवर्तित होते हुए हिंदी में लिखा गया उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 2 यानी 1 हो गया। अब परिभाषा नंबर 2। परिभाषा नंबर 2 क्या होगा कि संस्कृत का ऐसा शब्द जो पाली प्राकृत से परिवर्तित होते हुए हिंदी में लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा नंबर 2। तीसरी परिभाषा, ऐसा तत्सम शब्द जो परिवर्तित होकर अपने आप को परिवर्तित करके हिंदी में लिखा गया उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा नंबर 3। तो परिभाषाओं का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा तद्भव शब्द रहा, यानी आपसे जो पूछा जाता है तत्सम और तद्भव पूछा जाता है। अब जो मैंने ऊपर शब्द लिखा है थोड़ा सा उसका हम आपको तद्भव रूप भी बता देते हैं। ठीक है, तद्भव रूप बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा लिखा है, हमने क्या लिखा? जो शब्द लिखे हैं उसी को देखते हैं। शब्द हमने कर्पूर लिखा, कर्पूर को हमने क्या लिखा? किसी कारणवश हमने कपूर लिख दिया, तो कर्पूर क्या हो जाएगा? तत्सम, और कपूर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उज्ज्वल को हमने क्या लिख दिया? उजला लिख दिया। उज्ज्वल को हमने क्या लिख दिया? उजला लिख दिया, तो यह उजला क्या हो जाएगा? यह उजला तद्भव हो जाएगा। सर्प को हमने क्या लिख दिया? सांप लिख दिया। वंशी को मैंने बताया ही है, क्या लिख दिया? बांसुरी लिख दिया। अट्टालिका को हमने अटारी लिख दिया। अटारी, अट्टालिका, ये ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं यानी ऊंचे ऊंचे भवन, अटारी। द्राक्षा को हमने दाख लिख दिया। द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, इसको हमने दाख लिख दिया। क्षीर को हमने खीर लिख दिया। क्षीर को हम क्या लिख दिए? खीर लिख दिए। तो ये क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, और यही परिवर्तित रूप ही तद्भव कहलाया। यानी इसको हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। प्रायः आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द तद्भव हैं और कौन से शब्द तत्सम हैं, ऐसा पूछा जाता है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है? अगर हमको रटना भी न पड़े तो हम कैसे भी कुछ शब्दों के आधार पर हम बता सकते हैं कि यह तद्भव है कि तत्सम है। ऐसा हम कह सकते हैं, यह निकाल सकते हैं। हम रटें भी मत, हमको ज्ञान उतना न हो, लेकिन हम शब्द देख करके ये बता दें कि यह तद्भव है या तत्सम, तो इसको भी हम कुछ बात करेंगे। यानी कि हम कुछ नियमों के आधार पर क्या करेंगे? इसकी चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा को भी नियम के आधार पर देखा जाएगा।
अभी हम शब्दावलियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने तत्सम की परिभाषा, तद्भव की परिभाषा बताया। इसके बाद मैंने कहा था कि देशज, इसके बाद देशज शब्द के बारे में हमने विभाजन किया था, यानी देशज शब्द के बारे में हमने क्या किया था, बताया था। ठीक है, देशज शब्द के बारे में बताया था। तो देशज क्या होते हैं, वह शब्द होते हैं जो देश में उत्पन्न होते हैं। देश धनज और देशज होते हैं, यानी देश में उत्पन्न होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो देशज के बारे में, विदेशज के बारे में, संकर शब्द और अर्ध तत्सम के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके।